ऊष्मी प्रसार। भी पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ताप के बारे में और ऊष्मा के बारे में, है ना। अब अपन देखते हैं ऊष्मा किस प्रकार से पदार्थों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसमें आपका टॉपिक है ऊष्मी प्रसार। ऊष्मी प्रसार से क्या मतलब है? जैसे कोई भी पदार्थ है ना, उसमें ऊष्मी प्रसार से क्या मतलब है आपका? उसके नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्मा के कारण पदार्थ में प्रसार, है ना, वो आपका क्या कहलाएगा? ऊष्मी प्रसार। ठीक है, तो ऊष्मी प्रसार में आपका क्या होगा? किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को यदि अपन गर्म करते हैं तो उसके कारण उसके लंबाई में परिवर्तन होता है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, या तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है ना, किसी भी पदार्थ के। इसमें पदार्थ भी तीन प्रकार के होते हैं आपका, एक होता है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा आपका गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। सबसे अधिक जो ताप इफेक्ट करता है वो गैस को करता है। मतलब थोड़ी सी भी यदि अपन गर्म करते हैं गैस को तो वो बहुत अधिक मात्रा में वो प्रसारित होता है। मतलब उसके जैसे ही गर्म करोगे वैसे ही उसके जो अणु हैं वो बहुत दूर दूर चले जाते हैं। ठोस में कम होता है प्रसार, पर गैस के मनस्बत कम होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक गैस में होता है और सबसे कम किस में होता है? आपका ठोस में। अब ठोस का तो क्या होता है? ठोस किसे कहते हैं? जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित आयतन होता है, निश्चित आकृति होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो इसके अनुसार से मतलब उसकी निश्चित आकृति, आयतन है, तो उसमें यदि अपन ठोस को गर्म करते हैं तो उसमें भी परिवर्तन भी उसी प्रकार से होगा। एक तो या तो हो सकता है उसके गर्म करते हैं तो लंबाई में वृद्धि हो, या तो गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो, या तो क्या हो सकता है? उसके आयतन में वृद्धि हो सकती है। तीन प्रकार से। उसी अनुसार से हम आगे पढ़ेंगे। आपको ऊष्मी प्रसार मतलब क्या हो गया? किसी भी पदार्थ को गर्म करने से जो उसमें प्रसार हो रहा है उस पदार्थ में, वो आपका क्या कहलाता है? ऊष्मी प्रसार कहलाता है। ठीक है, हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे ठोस में प्रसार। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है ऊष्मी प्रसार में पहला ठोसों में प्रसार। ठोसों में प्रसार किस प्रकार से होगा आपका? इसकी तो निश्चित आकृति होती है, तो इसके अनुसार से इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है ना। यदि ठोस की लंबाई में वृद्धि होती है तो आपका रेखीय प्रसार। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? उसका क्षेत्रफल परिवर्तन हो सकता है ठोस का, तो आपका क्षेत्रीय प्रसार हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया? या तो उसके आयतन में वृद्धि हो सकती है गर्म करने से, तो आपका क्या हो गया? क्या हो गया आपका? उसके आयतन में प्रसार हो गया। इस प्रकार से तीन प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्या है आपका? रेखीय प्रसार, दूसरा है आपका क्षेत्रीय प्रसार, और आपका तीसरा है आयतन में प्रसार। ठीक है, ये तीन प्रकार के हो गए, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन में प्रसार। तो सबसे पहला है आपका क्या? रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार में क्या होगा? रेखीय प्रसार में आपका जैसे कि किसी भी पदार्थ को यदि अपन गर्म करते हैं तो यदि इसकी लंबाई के अनुदिश परिवर्तन होता है, मतलब लंबाई में यदि वृद्धि होती है, तो आपका क्या कहलाएगा? रेखीय प्रसार कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं अपन? दैनिक जीवन में देखते ही हैं, यदि अपन मान लो किसी तार, लोहे के तार को ही गर्म कर रहे हैं, है ना, तो पहले लंबाई कम थी, जैसे ही आप गर्म करोगे तार क्या हो जाता है? फैल जाता है, लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? आपका रेखीय प्रसार का उदाहरण है। लंबाई में वृद्धि मतलब रेखीय प्रसार। दूसरा है आपका क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार में क्या होगा? नाम से स्पष्ट है, क्षेत्रफल में वृद्धि। किस में वृद्धि?
क्षेत्रफल में। यदि पदार्थ के या ठोस के क्षेत्रफल में यदि वृद्धि होती है तो आपका क्या कहलाता है, क्षेत्रीय प्रसार कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या ला सकते हैं, मान लीजिए एक मोटा सा लोहे का छड़ है ना, इस प्रकार से ले सकते हैं। इसके लिए क्षेत्रीय प्रसार के लिए मान लो इस प्रकार का गेजनुमा खांचा है ना, एक मोटा सा छड़ है। ठीक है, अब जैसे पहले ये इसमें फिक्स आ रहा था, इसमें मतलब ये इसमें प्रवेश कर जा रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसको गर्म किया है, इस ठोस को, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में, तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। उस स्थिति में इसमें प्रवेश कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि उसके क्षेत्रफल में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो इसमें प्रवेश नहीं कर सकता इस स्थिति में। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका क्षेत्रीय प्रसार हो रहा है। ठीक है, इसी की जगह अगला है आपका आयतन प्रसार। आयतन प्रसार किसे कहते हैं, आयतन में स्पष्ट है, आयतन में किसी ठोस के आयतन में यदि वृद्धि होती है तो आपका क्या कहलाएगा, आयतन प्रसार कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, जैसे मान लीजिए एक छल्ला है, आप इसको घरों में भी प्रयोग कर सकते हो, है ना, एक गोल छल्ला है, इसमें आपने एक गोला, ठीक है, इस छल्ले में प्रवेश पहले अगर घुसाओगे छल्ले में से उसको, तो वो क्या करेगा, अंदर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको आपने गर्म किया, ऊष्मा प्रदान किया उसको, वैसे ही क्या हो गया, उसका आयतन में वृद्धि होगी। अब यदि छल्ले में से अगर आप उसको डालोगे तो उसमें से जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है, उसके आयतन में वृद्धि हो रही है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, आयतन प्रसार। ठीक है, तो ये तीन समझ में आ गया आपका, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। ठीक है, तीन ठोस के जितने प्रसार होते हैं, है ना, ये जो तीन प्रसार हैं उसके अनुसार ही इनके गुणांक भी हैं, है ना। जैसे रेखीय प्रसार है तो आगे गुणांक क्या हो जाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक। उसी प्रकार दूसरा है आपका क्षेत्रीय प्रसार, तो क्या हो जाएगा इसमें, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तीसरा आयतन प्रसार, तो क्या होगा इसके लिए, आयतन प्रसार गुणांक। तो इसमें तीन प्रकार के गुणांक हैं, वो है आपके पहला क्या हो गया आपका, रेखीय। सबसे पहले अपन देखते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक ये किससे रिलेटेड है, आपका लंबाई से रिलेटेड है ना। यदि लंबाई में वृद्धि होती है तो वहाँ क्या आ जाएगा, रेखीय प्रसार। ठीक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक का मतलब क्या है, ये देखते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है ना, उसकी लंबाई में, एकांक लंबाई में के ताप को हमने क्या कितना कर दिया, 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। ठीक है, तो उस समय जो उसमें प्रसार होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाएगा। ठीक है, परिभाषा क्या हो, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई को आप कितना कर रहे हो, ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है वो आपका क्या कहलाता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा। ठीक है, मान लो, माना कि आपके पदार्थ की या क्षण ले रहे हैं, है ना, तो क्षण की लंबाई क्या है, आपकी प्रारंभिक लंबाई L है। आपने कितना दाब दिया, डेल टी दाब दिया, ताप में वृद्धि कितनी हुई, डेल टी, तो उसके लंबाई में कुल परिवर्तन कितना हो गया, L प्लस डेल एल हो गया। वृद्धि कितनी हुई, डेल एल, वृद्धि एक्स्ट्रा कितना हुआ, लंबाई में वृद्धि डेल एल। तो आपका शुरू में आपकी लंबाई कितनी थी, छड़ की लंबाई यहाँ पे L थी, ताप दिया,
जिसके कारण उसकी कुल लंबाई बाद में कितनी हो गई, L प्लस डेल एल। मतलब वृद्धि कितनी हो रही है यहाँ पर, डेल एल वृद्धि हो रही, मतलब यहाँ पर L लंबाई के क्षण को डेल टी ताप देने पर वृद्धि कितनी हो रही है, डेल एल होती है। ठीक है, तो आपकी परिभाषा क्या है, एकांक लंबाई के, है ना, ताप के पदार्थ, एकांक लंबाई के पदार्थ को 1 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करने पे जो लंबाई में वृद्धि होती है वो आपका क्या कहलाता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। तो इसके अनुसार आप चूंकि L लंबाई के क्षण को डेल टी ताप देने पर लंबाई में वृद्धि डेल एल हो रही है, तो एकांक लंबाई के क्षण के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर लंबाई में वृद्धि, ठीक है, लंबाई में वृद्धि आपका कितना होगा, कितना हो जाएगा आपका, L लंबाई के लिए डेल एल है ना, L लंबाई था, डेल टी ताप दिए तो डेल एल हो गया। तो एकांक लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आपका लंबाई में वृद्धि कितना होगा, ये दोनों बट्टे में आ जाएंगे इसके, है ना। तो आपका क्या हो गया, अतः लंबाई में वृद्धि कितना हो गया, डेल एल, अरे दोनों क्या हो जाएंगे, बट्टे में आ जाएंगे। तो डेल एल अपान एल इंटू डेल टी, ठीक है, ये हो गया क्षेत्र आपका किसका, रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र। रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, डेल एल अपान एल इंटू डेल टी, ठीक है, ये हो गया आपका रेखीय प्रसार गुणांक। यहाँ पर अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, यहाँ पर क्या है, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है। अतः इसको यदि पक्षांतर करते हैं तो लंबाई में वृद्धि निकल जाएगी, है ना। इसको दे दो समीकरण 1, तो कितना हो गया आपका, डेल एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, अल्फा इंटू डेल टी, ठीक है, अल्फा एल इंटू डेल टी, ये हो गया आपका लंबाई में वृद्धि। तो ये हो गया आपका रेखीय प्रसार गुणांक। इसका मात्रक आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। मात्रक कैसे निकालेंगे, इसमें मात्रक क्या होगा, समीकरण 1 से देख सकते हैं, यहाँ पर डेल एल क्या है, लंबाई है, लंबाई में वृद्धि है ना। लंबाई का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर ही होगा, है ना। एल ये भी लंबाई है ना, इसके लिए भी क्या होगा, मीटर ही होगा। डेल टी के लिए क्या होगा, ताप है, इसका क्या होगा, केल्विन होगा, ठीक है। तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा, केवल
केल्विन बचा ना, डेल टी बचा, तो क्या हो गया 1 क्या आया, तो क्या हो गया प्रति केल्विन, मतलब इसका मात्रक क्या है प्रति केल्विन, या के ऊपर -1 कर दोगे तो ये आ गया प्रति केल्विन। ठीक है, इस प्रकार सूत्र से आप डायरेक्ट क्या है मात्रक निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका मात्रक हो गया आपका प्रति केल्विन। ठीक, तो ये हो गया आपका रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक, आगे है आपका इससे रिलेटेड एक उदाहरण है, उदाहरण आप लिख सकते हैं। लोहे के 100 मीटर लंबी पटरी का ताप 20 अंश सेंटीग्रेड है ना। लोहे की 100 मीटर लंबी पटरी का ताप कितना है 20 अंश सेंटीग्रेड। यदि ताप बढ़कर कितना हो जाए 40 अंश सेंटीग्रेड हो जाए तो पटरी की लंबाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका उदाहरण है इससे रिलेटेड, जहां पर आपका अल्फा है, अल्फा का मान दिया हुआ है उदाहरण है आपका। ठीक है, इससे रिलेटेड पटरी की लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दिया है आपका 100 मीटर। ठीक है, ताप, प्रारंभिक ताप कितना था, प्रारंभिक ताप कितना था आपका 20, अंतिम आपने कहाँ तक बढ़ाया 40 अंश सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। ठीक है, तो ताप में वृद्धि कितनी हो गई, डेल टी इक्वल टू 40 माइनस 20। ठीक है, तो ताप में वृद्धि हो गई। ठीक है, आपको यहाँ पर अल्फा का मान दिया हुआ है, दिया है अल्फा इक्वल टू 0.000012 1, इतना आपका अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, लंबाई में वृद्धि आपको निकालनी है। ठीक है, तो आप जो रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र है उससे आप लंबाई में वृद्धि निकाल सकते हैं। क्या निकाला था अभी सूत्र में, सूत्र आपका है अल्फा एल इंटू डेल टी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपका कितना है यहाँ पर, डेल एल इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल टी। तो डेल एल इक्वल टू अल्फा का मान आपको दिया है 0.0002, आपका एल का मान कितना दिया है 100, डेल टी का मान कितना होगा, डेल टी कितना निकलेगा यहाँ पर 20, है ना, तो कितना हो गया 20 अंश सेंटीग्रेड, तो यहाँ कितना आ गया 20। ठीक है, तो कितना आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, इसको गुणा करोगे तो आपका यहाँ पर 0.3 शून्य है, 3 इधर खिसक जाएगा आपका, तो यहाँ 0.024। ठीक है, गुणा करोगे तो मीटर। ठीक है, तो डेल एल का मान कितना आ गया 0.024 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से जो लंबाई में वृद्धि हो रही है किसी भी पदार्थ की, उसकी अपन गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेखीय प्रसार गुणांक। अगला है आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अगला टॉपिक है आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि, किसी भी पदार्थ के
क्षेत्रीय प्रसार क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में आपका होगा किसी पदार्थ है ना के क्षेत्रफल में वृद्धि, है ना, तो उसके अनुसार से परिभाषा हो जाएगी आपका एकांक, किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने से जो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है वही क्या कहलाता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने से जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी माना कि प्रारंभिक क्षेत्रफल पदार्थ का प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका A है। ठीक है, डेल T ताप देने पर क्षेत्रफल में वृद्धि, मान लीजिए कि डेल ए हो जाती है। ठीक है, इस स्थिति में पदार्थ का क्षेत्रफल प्रारंभिक A था, डेल टी ताप देने पर क्षेत्रफल में वृद्धि डेल ए हुई। जैसे आप रेखीय प्रसार गुणांक में निकाले उसका सूत्र सेम वैसे ही आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में निकालना है, कोई अंतर नहीं है, बस वहाँ L था और यहाँ क्या आ जाएगा A। ठीक है, तीनों का सेम निकलता है, बस आपको ध्यान रखना है वहाँ L आएगा, यहाँ A और आयतन में V हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकांक के लिए एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा आपका, फिर से डेल ए अपान क्या हो जाएगा A इंटू डेल टी। ठीक है, तब ठीक है, तो ये हो गया एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है वो क्या हो जाएगा, डेल ए अपॉन A इंटू डेल टी। ठीक है, तो आपका यही आपका क्या है परिभाषा से, इसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का नोटेशन है बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल ए अपॉन A इंटू डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीटा है वो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक, तो ये है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का सूत्र। इसके लिए भी मात्रक क्या हो जाएगा, वही रहेगा, मात्रक क्या होगा यहाँ पर डेल ए क्षेत्रफल का मात्रक, ये भी क्षेत्रफल का मात्रक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ भी केवल डेल टी। तो डेल टी का मात्रक क्या होगा, केल्विन, तो ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा केल्विन की पावर -1। ठीक है, या प्रति केल्विन, तो इसका भी मात्रक प्रति केल्विन है। आगे है आपका आयतन प्रसार गुणांक। अगला है आपका टॉपिक आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक यहाँ पर क्या होगा आपका आयतन में वृद्धि, मतलब यदि किसी पदार्थ के एकांक आयतन के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो जो उसके पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है
वह आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एकांक आयतन के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसके आयतन में जो वृद्धि हुई वह आपका आयतन प्रसार गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माना कि वस्तु की प्रारंभिक आयतन B है, डेल टी ताप वृद्धि पर आयतन वृद्धि डेल V हो जाता है। ठीक है, प्रारंभिक आयतन V था, आपने ताप में वृद्धि डेल टी किया तो उसके आयतन में वृद्धि कितनी हो गई, डेल V हो गई। ठीक है, तो इसके लिए भी जिस प्रकार आपने रेखीय और क्षेत्रीय के लिए किया उसी प्रकार इसमें भी करना है, एकांक के लिए निकालना है। तो एकांक आयतन के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आयतन वृद्धि कितना हो जाएगा आपका, डेल V अपान V इंटू डेल टी। ठीक है, यही एकांक आयतन के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो आयतन में वृद्धि हो रही है वही क्या कहलाता है, आपका आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो इसको आयतन प्रसार गुणांक को गामा से डिनोट करते हैं। आयतन प्रसार गुणांक को किससे डिनोट करेंगे अपन, गामा से। तो गामा इक्वल टू कितना हो गया आपका, डेल V अपान V इंटू डेल टी। ये है आपका आयतन प्रसार गुणांक, गामा इक्वल टू डेल V अपान V इंटू डेल टी। ठीक है, इसका भी मात्रक प्रति केल्विन होता है, इसका भी मात्रक क्या होगा, प्रति केल्विन होगा। आगे है आपका जो 3 प्रकार के प्रसार गुणांक बताए गए हैं, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन, इसमें संबंध। ठीक है, तो रेखीय के लिए क्या है नोटेशन, अल्फा, क्षेत्रीय के लिए बीटा और आपका आयतन के लिए गामा। तो अल्फा बीटा गामा में संबंध। ठीक है, तब इसको निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा में संबंध। अल्फा बीटा गामा में संबंध। तो सबसे पहले देखते हैं रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। सबसे पहला पॉइंट है आपका रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। ठीक है, तो माना कि इसके लिए लिखिए, माना कि किसी वर्गाकार वस्तु की
भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई L है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक वर्गाकार वस्तु है, उसकी भुजा की लंबाई कितना है? L। डेल टी ताप वृद्धि पर लंबाई में कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा? पहले L था, है ना, डेल टी ताप दिए तो लंबाई, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? L। और मान लीजिए वृद्धि कितनी है? डेल L, तो L प्लस कितना हो गया कुल लंबाई? डेल L। L पहले था, इतना बढ़ गया, तो L प्लस कितना हो गया? डेल L। ठीक है, तो इस स्थिति में क्षेत्रफल वस्तु का प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल बराबर A। ठीक है, लंबाई के रूप में लिखोगे तो कितना हो जाएगा? L का वर्ग। क्षेत्रफल लंबाई का वर्ग क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। अंतिम क्षेत्रफल आपका कितना है? A प्लस डेल A। पहले ये था, बाद में क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई? डेल A। तो कुल क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो गया? A प्लस डेल बराबर क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर होगा आपका? L के रूप में लिखें तो A के लिए L प्लस डेल L का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन इतना हो। अतः क्षेत्रफल में वृद्धि, डेल A कितना हो जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्रफल A था, अंतिम कितना है? A प्लस डेल A। तो इसको, इससे अंतिम को प्रारंभ से क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो आपका कितना निकल जाएगा? क्षेत्रफल में वृद्धि निकल जाएगा। तो डेल A बराबर क्या हो जाएगा आपका? इसमें से इसको घटा देंगे तो डेल A, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? L प्लस डेल L का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको वर्ग को खोलोगे तो आपका क्या आएगा? L स्क्वायर प्लस डेल L का स्क्वायर प्लस 2L डेल L माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है, तो आपका क्या बच गया? डेल L स्क्वायर प्लस 2L डेल L डेल A इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर डेल L का मान बहुत कम होता है ना, तो इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ दे तो आपका कितना बचेगा? केवल 2L डेल L। तो डेल A इक्वल टू आपका आएगा 2L डेल L। ठीक है, समीकरण आपका 1, डेल A इक्वल टू कितना आ गया? 2L डेल L। अतः क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का सूत्र क्षेत्रीय प्रसार गुणांक
बीटा बराबर क्या होता है आपका डेल ए अपॉन ए इंटू डेल टी। ठीक है, तो डेल ए का मान समीकरण 1 से रख देते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर 1 से मान रखने पर कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू डेल ए की जगह क्या आ जाएगा 2l डेल l, 2l डेल l बट्टा ए की जगह क्या आएगा, ए का l स्क्वायर। ठीक है, तो l स्क्वायर इंटू डेल टी। यहाँ l से एक l यहाँ से कट जाएगा, तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, l से एक l कैंसिल हो गया, तो 2 डेल l अपॉन l इंटू डेल टी। अब यहाँ देखिए ये आया मान है ना, यहाँ पर डेल l अपॉन l इंटू डेल टी किसका सूत्र है, डेल l अपॉन l इंटू डेल टी आपका रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र है कि नहीं, है ना। तो इसके जगह, ये पूरे के जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये है आपका बीटा और अल्फा में संबंध, मतलब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध। जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से संबंध हम निकाल सकते हैं रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। ठीक है, सेम करना है। अब है आपका रेखीय तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। ठीक है, माना कि एक घनाकार वस्तु लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है l, जिसकी भुजा की लंबाई l है। माना कि घनाकार वस्तु की भुजा की लंबाई l है। ठीक है, डेल टी टाप देते हैं तो आपका लंबाई में कुल वृद्धि कितनी हो जाती है, l प्लस डेल l वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अतः आपका आयतन, प्रारंभिक आयतन, माना कि उसका प्रारंभिक आयतन आपका v है ना। यदि इसको लंबाई के रूप में लिखते हो तो किसका होता है, लंबाई का घन आयतन कहलाता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, l की घात में 3। अंतिम आयतन v प्लस डेल v, ये किसके बराबर होगा, l प्लस डेल l की घात 3। l के रूप में लिखते हैं तो l प्लस डेल l की घात 3। ठीक है, तो ये हो गया प्रारंभिक आयतन और ये हो गया आपका अंतिम आयतन। तो आयतन में वृद्धि कितनी हो रही है, डेल v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा l प्लस डेल l क्यूब माइनस l क्यूब। ठीक है, अब इसकी घात हल करते हैं, कितना आएगा,
कितना आएगा आपका डेल v इक्वल टू, इसको खोलोगे तो आएगा L क्यूब प्लस डेल L क्यूब प्लस 3 L स्क्वायर डेल L प्लस 3 L डेल L का स्क्वायर, बाहर में क्या है ये, तो इसके घात को खोले तो इतना आया, ऋण कितना है L की घात 3। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काटते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, L इससे कट गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया, डेल L क्यूब 3L स्क्वायर डेल L प्लस 3L डेल L स्क्वायर। चूँकि डेल L का मान बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो डेल L के जो उच्च घात हैं उसको हम छोड़ देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, ये दोनों पदों को छोड़ देंगे, आपका डेल L क्यूब वाला और डेल L स्क्वायर वाला, तो आपका बच क्या जाएगा 3L स्क्वायर डेल L। ठीक है, समीकरण डेल V। अब आयतन प्रसार गुणांक का सूत्र क्या होता है, आयतन प्रसार गुणांक का सूत्र गामा बराबर क्या होता है, डेल V अपान V इंटू डेल T। डेल V का मान यहाँ से रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, L स्क्वायर डेल L। अब V का मान कितना है, L क्यूब इंटू डेल T। तो L स्क्वायर जो है यहाँ से L स्क्वायर कट जाएगा, केवल एक ही L बचेगा यहाँ पर, तो गामा इक्वल टू कितना हो गया 3 डेल L अपान L इंटू डेल T। ठीक है, तो ये आगे यहाँ पर देखते हैं पुनः गामा इक्वल टू कितना आया 3 इंटू डेल L अपान L इंटू डेल T। ये किसका सूत्र बन गया, फिर से डेल L अपान L इंटू डेल T, आपका रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र बन गया। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा। तो क्या हो जाएगा आपका, गामा इक्वल टू 3 इंटू अल्फा। ये किसके बीच संबंध आ गया आपका, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के बीच संबंध। मतलब आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक का तिगुना होता है। ठीक है, तो हमने पहले देखा आपका बीटा इक्वल टू कितना आया 2 अल्फा आया, गामा इक्वल टू कितना आया 3 अल्फा आया। मतलब अल्फा और बीटा और गामा में क्या संबंध निकल रहा है, एक दुगुना है और एक तिगुना है। मतलब अगर इसको अनुपात के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात क्या आएगा 3 आएगा, है ना। इसके लिए 1 हो गया, बीटा क्या है अल्फा का दुगुना इसलिए 2, है ना। और ये क्या है अल्फा का, ये गामा क्या है, ये अल्फा का तिगुना इसलिए हाँ 3। तो कितना आ गया अल्फा बीटा गामा में 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक है, तो ये है आपका अल्फा बीटा और गामा के बीच संबंध। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इससे रिलेटेड कुछ जो दैनिक जीवन में अपन देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल है रेखीय प्रसार गुणांक या आयतन प्रसार गुणांक, है ना इनके। जैसे ऊष्मीय प्रसार अपन कहाँ कहाँ देखते हैं, कहाँ दिखाई देता है। जैसे आप लोग गांव में बैलगाड़ी होता है, बैलगाड़ी का जो चक्का होता है उसके ऊपर क्या लगा रहता है, लोहे का हाल लगा होता है ना। तो जब उसको हाल चढ़ाते हैं उससे पहले उसके साथ क्या करते हैं, हाल को बहुत ज़्यादा उसको गर्म करते हैं
बहुत अधिक गर्म करते हैं, उसके बाद उस हाल को चढ़ाते हैं, ठीक है, और तुरंत क्या करते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं। मतलब पानी में डाल दिया तुरंत, तो क्या हुआ, पहले उसका प्रसार हुआ और उसके बाद क्या हो गया, तुरंत ठंडा कर दिए तो क्या हो गया, संकुचन हो गया, तो अच्छे तरीके से उसमें जम जाता है, ठीक है। तो उसके निकलने के चांस क्या रहते हैं, खत्म हो गया। अगर ऐसे ही डाल देते तो गर्मी के सीजन में क्या हो जाता, वो फैल जाता, तो उससे निकल जाता है। इसलिए पहले ही उसको क्या कर दिए, प्रसार करके उसको गर्म करके प्रसारित कर दिए और फिर उसको ठंडा कर दिए, तो ताकि अच्छे से पकड़े रहे, ठीक है। तो ये है आपके ऊष्मीय प्रसार का एक एग्जाम्पल। ऐसी बहुत सी चीज़ें आप दैनिक जीवन में देखते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। धन्यवाद। आप लोग को जब ऊष्मीय प्रसार पढ़ा रहे थे उस समय क्या था, ठोसों का प्रसार देख रहे थे, तो उसमें मैंने कहा था ठोस का प्रसार निकल गया था कि अनिश्चित होता है। आप लोग उसमें सुधार लेंगे कि ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है।